हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महामैराथन भूगोल के एक पूरा का पूरा पेपर आपको सॉल्व करा के दिखाएंगे कैसे आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ऐसे ही मैंने पेपर तैयार किया है। तो चलिए शुरुआत करते। एक महामैराथन वीडियो होने वाला है, लास्ट चांस दोस्तों। सोच लीजिए, समझ लीजिए, समय बहुत कम है और तैयारी थोड़ा ज्यादा करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं, साथ में आपको तैयार भी करवा दूंगा, यानी आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो इस प्रकार से पेपर पैटर्न देख लीजिए आपके सामने। बहुविकल्पीय क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर देने की कोशिश करिए। निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल में शामिल नहीं है? तो मानव भूगोल की बात हो रही है, संसाधन भूगोल मानव में शामिल है। जो है जलवायु विज्ञान, ये मानव भूगोल में नहीं आता है, बल्कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। पर्यटन भूगोल की बात करें तो ये मानव भूगोल के अंतर्गत आता है, और कृषि भूगोल ये भी मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जलवायु विज्ञान, ये मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में सन्निहित रहती है। तो प्रथम अवस्था में सन्निहित रहती है, सन्निहित का मतलब शामिल है कौन सा, इसमें राइट आंसर होगा ये बताना है। तो आपको बता दें, इस प्रकार से तीन अवस्था दिखाती है। ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है, ये तीसरी अवस्था है। ठीक है, पहली अवस्था ये दिखाती है इसमें कि इसमें उच्च जन्म दर होती है। ठीक है, और दूसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर में गिरावट आती है, और तीसरी जो अवस्था है इसमें निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर आता है। तो इसमें जो पहली अवस्था है इसमें उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है। तो पहली अवस्था ये कह रहा है, तो इसमें राइट आंसर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, इसमें सी वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने आ चुका है, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग क्या है? कार्यशील जनसंख्या की आयु वर्ग की बात करें तो उसमें 15 से 59 वर्ष माना जाता है कार्यशील जनसंख्या की आयु वर्ग। ठीक है, तीसरा प्रश्न के बाद चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वी पर अलवणीय जल का कितना प्रतिशत भाग है? तो यहाँ पे कितना प्रतिशत भाग है, तो बात करें यहाँ पे अलवणीय जल 3% है। 97% जो है आपका लवणीय जल है, 3% आपका अलवणीय जल है। इस 3% में से 2% ग्लेशियर है, और 1% में जो है नदी का पानी, झील का है, भूमिगत पानी, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अलवणीय जल का मतलब होता है कि जो हम पीने योग्य होते हैं, जो पी सकते हैं, उसे अलवणीय जल कहते हैं। और समुद्र का पानी जानते हैं खारा, उसे पी नहीं सकते हैं। चौथे के क्वेश्चन के बाद आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है, बैलाडीला की खान किस राज्य में स्थित है? तो जो बैलाडीला की खान है वो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो बता दें यहाँ पे, जैसे ये बैल मान लीजिए, ठीक है, सपोज दैट ये बैल होता है ना, बैल का जो कुबड़ होता है उसी को डील बोलते हैं। ठीक है, उसी को डील बोलते हैं। तो बैलाडीला यानी बैल के डील के आकार की जो पहाड़ी है उसे बैलाडीला कहा जाता है। तो यहाँ पे जो खुदाई होती है खान, वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने छठा है, भारत में कितने जो है मुख्य बंदरगाह हैं? तो मुख्य बंदरगाह की बात करें तो 13 जो है 12 यहाँ पे मुख्य बंदरगाह हैं आपके। ठीक है, कहीं कि 13 लिखा हुआ है, लेकिन आपके 12 जो है यहाँ पे मुख्य बंदरगाह हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश, राइट आंसर इसमें नॉर्वे होता है। ठीक है, नॉर्वे मानव विकास में सबसे ज्यादा है, मानव विकास सूचकांक में, और नॉर्वे पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। तो राइट आंसर इसमें यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है, सिलिकॉन घाटी कहाँ है? तो आपका जवाब होगा ये सैन फ्रांसिस्को में है, और ये पड़ता है आपका यूएसए में। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न का। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे ये अति लघुत्तरीय प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए इसका आंसर फटाफट देखते हैं। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि लाल कॉलर श्रमिक किसे कहा जाता है? तो लाल जो कॉलर श्रमिक है वो उसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले
आंसर लिखने से पहले आप यहाँ पे इतना हेडिंग आपका बन जाएगा, ठीक है, इतना हटा दीजिए। क्वेश्चन से ही आपको हेडिंग बना लेनी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपकी कॉपी ही आपकी पहचान होती है। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, तो अपनी कॉपी को इस प्रकार से प्रेजेंट करिए कि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए और खुश होकर नंबर आपको दे दे, ठीक है। भले से आप आंसर बना के लिखे हैं, लेकिन अगर आप सही तरीके से लिखे हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। जहां से हेडिंग बन जाएगा लाल कॉलर श्रमिक, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, लाल कॉलर श्रमिक उनको कहा जाता है जो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रियाओं का मतलब कि जो आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन, इन सब क्रियाओं में शामिल होते हैं। ये सब प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्रिया वे क्रिया होती है जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट उपयोग किया जाता है, उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। जैसे आखेट मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। भोजन संग्रह का मतलब कि जंगलों से फल फूल इनका इकट्ठा करना, ये भोजन संग्रह हो जाएगा। पशुचारण, पशुओं को चराने के लिए जाते हैं, तो जो प्राकृतिक रूप से जो चारे होते हैं उन्हीं को तो पशु को चराते हैं, ठीक है। कृषि जो करते हैं वो प्राकृतिक रूप से लकड़ी काटना, खनन, ये सब जो है आपके प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है लाल कॉलर श्रमिक, इन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम लिखिए। परंपरागत का मतलब ये होता है कि परंपरागत वो ऊर्जा होती है जिनको उपयोग एक बार कर लिया जाए तो दोबारा समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वे ऊर्जा के संसाधन जिनको एक बार उपयोग किया जाए तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहा जाता है। जैसे कि कोयला है, कोयला एक बार जल जाएगा तो वो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लकड़ी को अगर एक बार उपयोग कर लिए हैं, जला दिए हैं, तो दोबारा उसे आप लकड़ी नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जो है आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, सिंचाई के 2 साधन बताइए। जितना पूछा जाए उतना लिखिए। लिखने का तरीका देख लीजिए। कुआं तो आपको अब तो बहुत कम उपयोग होता है, बहुत कम ही उपयोग होता है, दिखाई नहीं देता है बहुत जगह पे, तो ट्यूबवेल लिख देंगे यहाँ पे, ट्यूबवेल बढ़िया रहेगा। ट्यूबवेल, भूमिगत जल का उपयोग ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है। आज की डेट में मोटर का उपयोग ज्यादा लोग करते हैं, ठीक है। पंजाब और हरियाणा में ट्यूबवेल से सिंचाई ज्यादातर की जाती है, यूपी में भी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है नहर से सिंचाई ज्यादा की जाती है। जैसे कि नदियों का पानी जो होता है वो नहर में आता है, फिर नहर का पानी खेतों में जाता है, इस प्रकार से सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नहरें हैं। राजस्थान में नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप 2 प्रकार से इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 12, 2 प्रशासनिक नगर के नाम बताइए। तो प्रशासनिक नगर वे नगर होते हैं जहां पे प्रशासन बैठती है, वहां से कार्य का पूरा संचालन होता है, वो प्रशासनिक नगर होते हैं। जैसे नई दिल्ली भारत की राजधानी के साथ साथ ये केंद्र शासित प्रदेश भी है और जो है एक प्रशासनिक केंद्र भी माना जाता है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की दोनों की संयुक्त राजधानी है और ये प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आप 2 पॉइंट लिख देंगे, 2 पूछा गया है 2 लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, मानव विकास सूचकांक से क्या आशय है। तो मानव विकास सूचकांक देखिए, इसको बोलते हैं HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। उत्तर लिखेंगे तो लिखेंगे मानव विकास सूचकांक HDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे बोलते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र विकास जो कार्यक्रम है इसके द्वारा एक जो है एक मानक बनाया गया है जिसका नाम है मानव विकास सूचकांक, और ये क्या करता है, मानव के विकास को मापता है कि मानव किस श्रेणी में विकास कर रहा है, किस देशों में मानव विकास कर रहा है, कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकासशील है, कहाँ पे लोग विकास कर रहे हैं, कितना विकास कर रहे हैं, किस प्रकार से विकास कर रहे हैं, ये पूरा मापदंड तैयार करने का काम मानव विकास सूचकांक को दिया गया है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो बस आप इतना समझ जाइए, जैसे आपके
आपके स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, ठीक है, आपके प्रधानाचार्य जो है, आपके जो अध्यापक हैं, उनसे कहा गया, अध्यापक प्रधानाचार्य ने किससे कहा, जो प्रिंसिपल है वो किससे कहे हैं, जो टीचर है उनसे उन्होंने कहा कि आप बच्चों से जो है बच्चों से उनकी उम्र, उनके माता पिता का नाम लिखकर एक बार डिटेल लेकर आइए। तो जो आंकड़ा लेकर जाएंगे वो कौन लेकर जाएंगे, टीचर लेकर जाएंगे, किसके पास, प्रिंसिपल के पास। तो प्रिंसिपल कौन है, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल जो है यानी यूएनडीपी जो है प्रिंसिपल हो गया, और मानव विकास सूचकांक यहाँ पे टीचर हो गया। और मानव विकास सूचकांक जो मानव के विकास का आंकड़ा लेकर आएगा कि किस देश में मानव विकास कितना कर रहा है, वो आंकड़ा किसको सौंपेगा, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल मतलब यूएनडीपी को। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आप लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, इसमें 3 मापदंड है, इसके 3 मापदंड के आधार पे ये मापा जाता है, ये आकलन किया जाता है कि कौन से देश में मानव विकास कितना कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब यहाँ पे ये है कि जीवन जीने की आशा, यानी कितना इंसान जीवन जी सकता है, यानी औसत आयु। जैसे कि आज की डेट में देखा जाए 60 से 70, 70 से 80 साल, इससे ज्यादा कोई जी नहीं पा रहा है आज की डेट में। और धीरे धीरे आने वाले दिनों में और आयु जो है कम हो रही है। तो जीवन प्रत्याशा, सिंपल सी बात ये है कि जो 80 साल जिएगा, ठीक है, जो 30 साल जिएगा, इन दोनों में विकास कौन कर पाएगा, आपका जवाब होगा जो 80 साल जिएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जीवन जितनी आपकी लंबी होगी उतना ज्यादा विकास करेंगे, जीवन जितना छोटा होगा उतना विकास कम होगा। वही बात यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। इसके बाद है शिक्षा का स्तर। शिक्षा स्तर, साक्षरता दर। अगर बात करें साक्षरता दर जो है, अगर याद करिए देश जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो लगभग 1.5 लगभग 1.5 लाख अंग्रेज थे और लगभग 35 करोड़ आबादी थी। जब देश अब आजाद नहीं हुआ था उस टाइम की बात है। 1.5 लाख अंग्रेज थे, 35 करोड़ से ज्यादा की भारत की आबादी थी। ये 1.5 लाख जनसंख्या 35 करोड़ की आबादी पर भारी पड़ गई थी। क्यों? क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, सक्षम थे, शिक्षित थे, और दूसरी बात ये है कि इनकी तकनीकी ज्ञान और इनका नॉलेज उच्च था। तो इस प्रकार से जो है ये सब अपने आप को इतना साल तक बनाए रखे राज के 200 सालों तक। कैसे? शिक्षा के स्तर पर, ठीक है। और यहाँ पे तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी के साथ साथ किसी और की भी जिंदगी को बदल सकते हैं अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो। नेक्स्ट है आय स्तर। सिंपल सी बात है भैया कि अगर आय रहेगी तो आप विकास कर पाएंगे। आय का मतलब प्रति व्यक्ति आय से लगाया जा रहा है, यानी अगर मान लो एक परिवार है जहाँ पे 10 लोग रहते हैं और एक दूसरा परिवार है जहाँ पे 5 लोग रहते हैं। अगर मान लो इसमें 1 कमाने वाले हैं, इसमें 2 कमाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 1 कमाने वाले हैं इनकी सैलरी मान लीजिए 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, और जो 2 कमाने वाले हैं दोनों में 50-50 हजार कमा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा विकास कौन कर पाएगा? जो 10 वाले हैं, यानी जो 50-50 हजार कमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा होगी मानव विकास उतना ज्यादा करेगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे भारत का जो HDI रैंक है वो विकासशील देशों के मध्यम स्तर में आता है। भारत अभी विकासशील देश में आता है और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कम है। तो प्रति व्यक्ति आय कम होने की वजह से यहाँ मानव विकास उतनी तेजी से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, प्रवास के 2 कारण बताइए। प्रवास के 2 कारण बताना है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कारण। पहला पॉइंट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना कि प्रवास क्या होता है। जब कोई एक स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर लोग चले जाते हैं तो उनका वहां जाना प्रवास कहलाता है। अब प्रवास 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे 2 कारण पूछा, 2 कारण लिख सकते हैं। तो पहला कारण यहाँ पे क्यों जाते हैं लोग? भाई रोजगार जब नहीं मिलेगा गाँव में, ठीक है, गाँव में रोजगार नहीं मिलेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग चले जाएंगे शहर में, यानी ए स्थान से बी स्थान पर चले जाते हैं, तो ये प्रवास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सामाजिकरण। सामाजिकरण मतलब ये होता है समाज में लोग जो होते हैं उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं जहां उनको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि गांव से जब शहर में जाते हैं तो शहर में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, वहां रोजगार मिल जाता है, वहां शिक्षा की सुविधा होती है, वहां पे चिकित्सा की सुविधा होती है, वहां परिवहन की सुविधा होती है, वहां पे जो है सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। इसीलिए लोग गांव से शहर की तरफ पलायन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है,
15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण बताइए। जनसंख्या वृद्धि क्यों होती है इसको समझना है। तो जनसंख्या वृद्धि देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। जैसे से चिकित्सा का विकास हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में और वृद्धि हो रही है, वैसे इंसानों के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। तो उसमें जब सुधार आएगा तो मृत्यु दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब मृत्यु दर कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, जनसंख्या अपने आप बढ़ती रहेगी। ठीक है। अशिक्षा, दूसरा पॉइंट है अशिक्षा। परिवार नियोजन की जानकारी की कमी नहीं होती है, कैसे परिवार को बढ़ाना है, किस प्लानिंग के अनुसार काम करनी है, तो ये सब नहीं होता है, अशिक्षा के कारण नहीं हो पाता है। और इसके बाद जो है हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक फार्मूला लोग नहीं अपनाते हैं, या फिर अपनाते हैं हम दो हमारे 10 या हम दो हमारे 5 का रूल अपना लेते हैं। इस प्रकार से जब ऐसा रूल अपनाते हैं तो भैया जनसंख्या बढ़ेगी ही। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, जनसंख्या के असमान वितरण के 2 कारणों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के असमान वितरण, असमान वितरण का मतलब ये होता है कि कहीं जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहीं जनसंख्या बहुत कम है, इसका कारण क्या है। जैसे अगर यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा आबादी है। अगर वहीं बात करें सिक्किम में तो सिक्किम में जनसंख्या कम है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो इस प्रकार से हमें समझना है क्यों ऐसा जनसंख्या में वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूट देखने को मिलता है। तो उत्तर लिखेंगे, पहला पॉइंट दोस्तों इसमें लिखेंगे भौगोलिक कारक। पहला कारक क्या है, भौगोलिक कारक। इसमें क्या लिखेंगे, पर्वतीय और रेगिस्तानी इलाकों में जनसंख्या कम होती है, क्योंकि जैसे राजस्थान का थार रेगिस्तान, राजस्थान का थार मरुस्थल है, यहाँ पे जनसंख्या कम दिखाई देती है। क्यों, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में, रेगिस्तान एरिया में, वहां पे इंसानों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो जब नहीं मिल पाएंगी तो सिंपल सी बात यह है, वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। रहना कहाँ पसंद करेंगे, जहां पे उनको अच्छा जीवन मिलता हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, वहां लोग रहना पसंद करेंगे। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोजगार मिलते हैं। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात लोग वहां रहना पसंद करेंगे। वहां रहना पसंद करेंगे तो ऑटोमेटिक जनसंख्या वहां पे प्रभावित होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे बात करेंगे अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न की। दोस्तों अगर लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो एक बार आप प्रश्न पहले देख लीजिए, इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिलेगा पेपर में। चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे अब आपके सामने क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत में जो पेट्रोलियम संसाधन है इस पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है। तो आइए टिप्पणी लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों के संसाधन देश की ऊर्जा जरूरत का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो भारत का जो पेट्रोलियम संसाधन है ये देश का एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे लोगों की गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम संसाधन है एक ऊर्जा को पूरा करता है, और जो है बहुत सारी परिवहन के जो गाड़ियां हैं, मतलब परिवहन साधन हैं, इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति पेट्रोलियम संसाधन से ही होती है। ठीक है। ये तो पहली पॉइंट हो गई। अब बात करते हैं भारत में मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं, जहां से उत्पादन होता है। तो भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, पहला यहाँ पे बॉम्बे हाई, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। देश का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र बॉम्बे हाई माना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद असम है, असम डिगबोई, नाहरकटिया, मोरान क्षेत्र, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सबसे ज्यादा जो है पेट्रोलियम उत्पादन किए जाते हैं। असम का डिगबोई क्षेत्र सबसे पुराना क्षेत्र माना जाता है, नाहरकटिया, मोरान घाटी। ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ट्रिक पॉइंट लगा लीजिए याद करने के लिए। महसूस करिए कि आप अपने जो है खेत में कुछ बोए हैं, ठीक है, कुछ खेत में बोए हैं और नहर कट जाए। ठीक है। नहर कट जाए तो फिर क्या हो जाएगा भैया, सब पूरा वीरान हो जाएगा, मोरान यानी वीरान हो जाएगा, यानी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो अगर आपने खेत में कुछ बोया है, नहर कट जाए, सब कुछ क्या हो जाएगा, वीरान हो जाएगा यानी मोरान। तो डिगबोई, ठीक है, नाहरकटिया और मोरान ये क्षेत्र हैं जो असम में हैं, और यहाँ से
पेट्रोलियम के भंडार हैं, यहाँ से पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। अगला पॉइंट है गुजरात का। गुजरात का अंकलेश्वर काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, अहमदाबाद क्षेत्र अंकलेश्वर काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेट्रोलियम के भंडार हैं पाए जाते हैं और यहाँ से उत्पादन भी किया जाता है। इसके महत्व की बात करें तो महत्व में लिखेंगे पेट्रोलियम से ईंधन में प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे यह औद्योगिक और परिवहन क्षेत्र के मुख्य ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है। तो औद्योगिक और परिवहन के क्षेत्रों में जो मुख्य ऊर्जा स्रोत हैं इनको पूरा करने का काम करता है। तो आप इस प्रकार से आप पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप जो है प्रेजेंट करेंगे तो अच्छे से जो है आपका एक पेज में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कि आपका क्वेश्चन अगला है, तृतीय क्रियाकलाप के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है, आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे तृतीय क्रियाकलाप के बारे में, इसके बारे में थोड़ी सी परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप जिसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है उन कार्यों से संबंधित है जो उत्पादन या वस्तुओं को निर्माण सीधे जुड़े नहीं होते हैं बल्कि सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं है कोई बात नहीं। इसमें कहने का मतलब ये कह रहा है कि सेवा क्षेत्र उन कार्यों से संबंधित होते हैं जो किसी वस्तु का निर्माण तो नहीं होता है या निर्माण सीधा डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें सेवा प्रदान किया जाता है। जैसे टीचर है, एक इंजीनियर है, वो क्या करता है, सेवा प्रदान करता है, उस सेवा के बदले उसे जो है कुछ इनकम प्राप्त होती है, ठीक है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो परिवहन एवं संचार, जैसे रेलवे, हवाई यात्रा, इंटरनेट, ये सब सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र माने जाते हैं। वाणिज्य एवं व्यापार, बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवाएं, ये सब सेवा प्रदान करने वाले क्षेत्र हैं, ठीक है। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, तो स्कूल, कॉलेज और अस्पताल, ये यहाँ पे क्या होता है, सेवा प्रदान किया जाता है। सेवा प्रदान करने के बाद जो सेवा वहां पे लोग देते हैं, इसके बाद उनको इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। अगला है पर्यटन, मनोरंजन, यानी होटल, फिल्म उद्योग, ये क्या करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं, सेवा के बदले उनको जो है प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। आगे इसके महत्व में एक पॉइंट लिख देंगे, तृतीय क्रियाकलाप आर्थिक विकास, रोजगार सृजन में योगदान करता है। यानी तृतीय जो क्रियाकलाप है ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ से भारी मात्रा में जो है लोगों को रोजगार मिलता है, क्योंकि ये क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है और भारत में सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों की डिमांड है, ठीक। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो चाहे प्राइवेट में जॉब करते हो, कहीं न कहीं आप कहीं कहीं सेवा कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप जो है किसी कंपनी में हैं तो वहाँ पे उत्पादन होता है, वो आपका दूसरे श्रेणी में चला जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक दुकानदार, एक सब्जी विक्रेता, एक मोची, एक नाई, ये सब आते हैं आपके सेवा क्षेत्र में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 19 नंबर क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग लघु उद्योग में अंतर बताइए। तो जो कुटीर उद्योग है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो तरीका बता रहा हूँ लिखने का। एक तरीका ये है कि आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, और पॉइंट वाइज जो है आप यहाँ पे ऐसे लिखिए। दूसरा तरीका ये है कि जो आप यहाँ पे लिख पा रहे हैं उसे हेडिंग वाइज आप लिखिए, पहले एक लिख लीजिए फिर दूसरा बताइए, इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो दोनों तरीका सही है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप लिख सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे, पहले परिभाषा थोड़ा सा लिखेंगे, कुटीर उद्योग छोटे पैमाने पर पारंपरिक तरीकों से घर में चलाए जाने वाले उद्योग होते हैं। अगर सिंपल भाषा में कहें तो कुटीर उद्योग वो उद्योग होता है जो घर के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, इसमें किसी प्रकार की कोई बड़ी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये घर के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ज्यादातर इसमें उपयोग हाथ का होता है, ठीक है, हाथ से काम किए जाते हैं, तो इन्हें कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब आइए इसकी विशेषता देखते हैं। तो विशेषता में ही आपको अंतर मिल जाएगा, देखने को क्या क्या विशेषता इसमें पाई जाती है, ठीक है। तो विशेषता देखिए, यह मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है। अगला है, इसमें परिवार के जो सदस्य होते हैं वही श्रमिक होते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें परिवार के सदस्यों को मिलाकर ही काम किया जाता है, ठीक है, बाकी कोई बाहरी नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे, कच्चे माल का स्थानीय स्रोत से ही उपयोग किया जाता है। कच्चे माल जो होते हैं, जो हमें सामान बनाना होता है उसके लिए कच्चे सामग्री चाहिए, तो स्थानीय स्रोत मतलब आसपास से ही मार्केट से मिल जाते हैं और उसका प्रयोग हम उपयोग करते हैं।
ठीक है। अगला है पॉइंट, प्रारंभिक निवेश कम होता है। जब कोई इसको करना चाहता है छोटे स्तर पर तो उसमें जो है उसको कम निवेश करना पड़ता है, कम पैसा लगता है और उसके आधार पे आप अपना एक जीवन यापन वाला जो रोजगार है वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर इसको समझे तो यहाँ पे देखिए, जैसे हस्तशिल्प, हस्तशिल्प मतलब जो हाथ से कढ़ाई वगैरह करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना वो भी हाथ से ही क्या काम किया जाता है और घर के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जूट जूट बुनाई करना, कालीन बुनाई करना, ये सब हाथ से किए जाते हैं। तो ये सब जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं लघु उद्योग के बारे में। तो लघु उद्योग छोटे पैमाने के कारखाने या कार्यशालाओं में चलाए जाते हैं। कुटीर उद्योग एक सबसे छोटा होता है। मैं 3 श्रेणी आपको बता रहा हूं। कुटीर उद्योग सबसे छोटा होता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो होता है वो होता है आपका लघु उद्योग। ठीक है, लघु उद्योग होता है। फिर इसके बाद होता है आपका यहाँ पे विस्तृत नहीं दीर्घ उद्योग होता है। यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल और दूं यहाँ पे, जैसे आपने ITI का नाम सुना होगा। ITI कोर्स अगर आप ITI करना चाहते हैं तो आप जो है स्वागत है, आपको मैं बताता हूँ कैसे ITI करनी है, क्या क्या जो है उसमें प्रोसेस होता है, तो आपको बताऊंगा। अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे दूसरे ITI चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। इससे मान लीजिए ITI जो कोर्स होता है वो एकदम टेक्निकल का सबसे ग्रुप 4th वाला होता है। फिर इसके बाद डिप्लोमा आता है। ठीक है, जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तो सेकंड पर आ जाएगा। और फिर इसके बाद आता है आपका बीटेक। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, बीटेक आ जाएगा आपका यहाँ पे और फर्स्ट पे। ठीक है, यानी सबसे बड़ा बीटेक, फिर डिप्लोमा, फिर ITI। यानी टेक्निकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे नीचे है वो आपका ITI है, फिर इसके बाद डिप्लोमा, फिर बीटेक है। ऐसे ही सबसे छोटा कुटीर उद्योग है, फिर इसके बाद आपका लघु उद्योग है, फिर इसके बाद आता है बड़े पैमाने का उद्योग, मतलब बड़े बड़े से टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, टाटा बिरला कंपनी है, मारुति सुजुकी कंपनी है, ये बड़ी कंपनी मानी जाती है। और छोटी मोटी कंपनियां लघु उद्योग में आती हैं। उससे छोटे यानी घर पे जो काम किए जाते हैं कुटीर उद्योग में आते हैं। ठीक है, तीनों का अंतर समझ में आ चुका होगा आपको। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की। तो विशेषता देख लीजिए, यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी जो आपका ये क्षेत्र है लघु उद्योग शहरों में भी होता है और गांव में भी होता है। नेक्स्ट है, इसमें बाहरी श्रमिकों को भी रोजगार दिया जाता है। इसमें 20-25 रोजगार मतलब लोगों को मिल जाता है। एक छोटे पैमाने पर होता है तो उसमें 20-25-50 लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट है, कच्चे माल की खपत बड़े स्तर पर होती है। यहाँ पे कच्चे माल की खपत होती है क्योंकि ज्यादा उत्पादन करना होता है तो यहाँ पे कच्चे माल ज्यादा लगते हैं। नेक्स्ट है, निवेश और उत्पादन कुटीर उद्योग से अधिक होता है। इसमें जो निवेश यानी जो पैसा लगाते हैं वो कुटीर उद्योग से ज्यादा होता है, क्योंकि कुटीर उद्योग में छोटा हम वस्तु बनाते हैं उसमें पैसा ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर हम कोई कंपनी छोटा सा खोल रहे हैं तो भैया पैसा ज्यादा लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे खिलौने बनाने वाले कंपनी, गारमेंट फैक्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई उपकरण बनाने वाली अगर आपने कोई शॉप या फिर कोई ऐसा फैक्ट्री छोटा सा स्थापित करते हैं तो उसके लिए निवेश आपको ज्यादा लगानी पड़ती है। तो ये पॉइंट आप समझ सकते हैं और इसका अंतर आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, विनिर्माण उद्योग के 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। विनिर्माण उद्योग की 3 विशेषता बतानी है। तो आइए देखते हैं विनिर्माण उद्योग क्या होता है। 3 विशेषता बतानी है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कच्चे माल से उत्पादन बनाना। कच्चे माल से उत्पाद बनाना मतलब क्या? कच्चे माल की उपयोगी वस्तु को बदलना जो है ये आपका शामिल इसमें होता है। तो विनिर्माण उद्योग, जैसे सिंपल भाषा में कहें, अगर आपके पास कपास है, ठीक है, कपास है और कपास से अगर कपड़ा बना दिया जाए तो कच्चा माल क्या हो जाएगा? कपास हो जाएगा। और कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस है उसको विनिर्माण उद्योग के नाम से जाना जाता है। मतलब ये है कि किसी एक ऐसे प्राकृतिक संसाधन किसी उपयोगी वस्तु में बदल दिया जाए उसी को विनिर्माण उद्योग कहते हैं। और जब विनिर्माण उद्योग हो जाएगा यानी जब दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा तो पहले की अपेक्षा दूसरा वाला वस्तु अधिक महंगा हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें गन्ना से बना चीनी, तो चीनी महंगा होता है या गन्ना महंगा होता है? आपका जवाब होगा चीनी महंगा होता है। इसका मतलब ये है कि गन्ना जो होता है वो प्राथमिक उत्पाद में आ जाएगा और चीनी जो बनेगा वो द्वितीयक उत्पाद में आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस कहलाएगा चीनी, गन्ना से चीनी बनने का, ये प्रोसेस यानी प्रक्रिया विनिर्माण उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बात करते हैं, इससे कपास से कपड़ा बनाना, इसमें राइट मतलब सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
रोजगार सृजन करना, बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करना, और जैसे कारखाना में श्रमिक की भाई जरूरत पड़ती है, मजदूर होंगे तभी तो काम हो पाएगा, मजदूर नहीं रहेंगे तो काम कैसे हो पाएगा। अगर विद्यालय में टीचर ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएगा कौन, सिर्फ प्रिंसिपल या मैनेजर। भाई सिंपल सी बात यह है कि टीचर होना जरूरी है। तो यहाँ पे कारखानों में श्रमिक होंगे, तो कारखानों में श्रमिक होंगे तो श्रमिक काम करेंगे, काम करेंगे तो भाई उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो फिर बिक्री होगी, बिक्री होगी तो पैसा आएगा, पैसा हो तो विकास होगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब विनिर्माण उद्योग देश में जीडीपी को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग, जो ऑटोमोबाइल उद्योग है जिसमें आपके बाइक, फोर व्हीलर, टू व्हीलर जो सब बनती हैं, बाइक वगैरह, ये सब जो है उत्पादन अगर ना हो तो क्या ये सब जो है उत्पादन बंद कर दें तो क्या देश की जीडीपी अच्छी रहेगी? जीडीपी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी भैया, ठीक है। इसीलिए इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल संभर प्रबंधन क्या है। जल संभर प्रबंधन की अगर बात करें तो जल संभर प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें जल संसाधनों का संरक्षण, पुनर्भरण एवं उपयोग शामिल होता है। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट करना। जैसे बारिश हो रही है ना, जो बारिश हो रहा है उस बारिश की पानी को कहीं पे इकट्ठा करके उसका पुनः उपयोग करना, ये मैनेजमेंट कहलाता है। और किसका मैनेजमेंट करना? जल का, ठीक है। यानी जल किस प्रकार से उपयोग करना है, कहाँ पे कितना खर्चा करनी है, किस प्रकार से उसको बचाना है, ये पूरी प्रक्रिया मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। और जल संभर मतलब क्या होता है, हम किसी चीज को दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे जल है तो जल यानी पानी हो रहा, पानी बारिश हो रही है, मतलब बारिश हो रही है तो बारिश जब होगी तो पानी को से बर्बाद नहीं जाने देंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे, उसको पुनः उपयोग करेंगे। तो ये जल संभर प्रबंधन इस प्रकार से समझ सकते हैं। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, तो उद्देश्य में आप यहाँ पे लिखेंगे जल संग्रहण, ठीक है, भूजल स्तर को बढ़ाना, और दूसरा पॉइंट है बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करना, ये इसका उद्देश्य माना जाता है। अगला है उदाहरण के तौर पे बात करें, जैसे खेत तालाब का निर्माण कराना, नदी तट पर वृक्षारोपण करना। अगर नदी तट पर वृक्षारोपण होगा तो उस प्रकार से जो है पानी जो है उसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। खेतों तालाबों का निर्माण करना, आज की डेट में तालाब तो हैं लेकिन धीरे धीरे तालाब अब पट रहे हैं क्योंकि लोग अब उसे खेत बना रहे हैं। इस प्रकार से तालाबों का जो है विनाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो इन सब का निर्माण करना चाहिए जिससे हम उन जलों को इकट्ठा करके उसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 है, भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दीजिए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पूछा गया है कि जो है अभ्रक, भारत में अभ्रक का जो वितरण है इसका विवरण देना है, मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसे कैसे उसका उपयोग किया जाता है, क्या इसकी विशेषता है, क्या महत्व है, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। अभ्रक को इंग्लिश में माइका कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं माइका। इसमें लिखेंगे अभ्रक एक खनिज पदार्थ है। पहला पॉइंट, अभ्रक क्या है? एक खनिज पदार्थ है। खनिज पदार्थ का मतलब वो पदार्थ जो हमें खुदाई में प्राप्त होता है, ठीक है, जिसमें मुख्य रूप से विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में उपयोग किया जाता है। ये कहाँ उपयोग किया जाता है? विद्युत कार्यों में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग होते हैं उनमें अभ्रक का यानी माइके का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट इसमें है कि यह अपने उच्च ताप सहनशीलता और विद्युत रोधक गुणों के लिए जाना जाता है। ये जो अभ्रक होता है इसमें उच्च ताप सहनशीलता होती है। जैसे आपने बिजली का खंभा देखा होगा, बिजली के खंभे में, बिजली खंभे में जो है वहां पे आपको जो है काले काले पत्थर दिखाई देते हैं, ठीक है। काले काले जो है आपको पत्थर लगे रहते हैं, दिखाई देते हैं। तो काले काले पत्थर जो है अभ्रक के बने होते हैं, ठीक है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। अभ्रक का वितरण की बात करें तो अभ्रक जो है भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। देश में अभ्रक उत्पादन निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि यहाँ बात करें तो किन किन राज्यों में होता है? झारखंड में अगर आपको जगह का नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो इंडिकेट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप राज्य का नाम लिख सकते हैं। गिरिडीह और कोडरमा जैसे क्षेत्र जो है ये झारखंड में पड़ते हैं, खासकर कोडरमा तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है झारखंड में अभ्रक पट्टी को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि भारत में अभ्रक उत्पादन का केंद्र जो है ये झारखंड ही माना जाता है। अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ उत्पादित अभ्रक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, उपकरणों में, सौंदर्य प्रसाधन में और पेंट कार्यों में किया जाता है। इन सब में इनका उपयोग करते हैं। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर ये कुछ जिले हैं जो मरुस्थल वाले क्षेत्र है, यहाँ पे जो है इसका
अब यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि नेल्लोर जिला जो है कहाँ पे है, तो जवाब होगा आंध्र प्रदेश में फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है नेल्लोर क्षेत्र में अधिक उच्च गुणवत्ता प्राप्त होती है। अगला है उत्पादित अभ्रक का उपयोग विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉस्मेटिक उद्योगों में किया जाता है। इन सब का प्रयोग देखिए निर्धारित कैसे करना है, कैसे क्या करनी है, ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जो है अभ्रक उत्पादन के क्षेत्र है, लेकिन इसको जो है आप छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 पॉइंट लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पे महत्व, महत्व की अगर बात करें तो इस पे देखिए विद्युत उपकरणों में अभ्रक का उपयोग इंसुलेटर के रूप में होता है। सौंदर्य प्रसाधन की बात करें तो इसमें जो है यह सौंदर्य प्रसाधन में चमक देने के लिए और उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट और हैं तो आप अगर इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अभ्रक के, मतलब वही क्वेश्चन है अथवा करके पढ़ना है हमें। अभ्रक के उत्पादन की स्थिति बताइए। तो अभ्रक के उत्पादन की क्या स्थिति है, तो स्थिति की बात करें देखिए भारत विश्व में अभ्रक उत्पादन का अग्रणी स्थान रहा है। यहाँ उत्पादित अभ्रक गुणवत्ता उच्चतम मानी जाती है। नोट में लिख देंगे यहाँ पे कि अभ्रक को खनन करने में श्रमिकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सामना करना पड़ता था, जिसके लिए जो है यहाँ बताया गया है सिलिकोसिस रोग हो जाता था। इसीलिए अब खनन में अधिक सुरक्षा अपनाए जा रहे हैं और इनको पूरी तरह से लगभग मान के चलिए बंद कर दिया गया है। तो ये आप इससे समझ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की। आइए डिटेल में इनको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लौह इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक बताना है। ठीक है, फिर इसके बाद पूछा गया और विश्व में लौह इस्पात की वितरण जो है क्षेत्र कौन कौन सी ये बताना है, तब जाके पूरा आपको नंबर यहाँ पे मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको पूरा का पूरा 6 में 6 पूरा नंबर चाहिए तो आपको एक काम करना होगा, वो ये है कि आपको यहाँ पे देखिए विश्व के लौह इस्पात का जब आपको देश बताना है विश्व के कि कहाँ कहाँ लौह इस्पात के जो है केंद्र हैं, यानी कहाँ कहाँ लौह इस्पात मिलता है, उत्पादन होता है, तो जब आप देश का नाम बताओगे तो उनका अगर विश्व का मैप बना के उसको दर्शा दोगे तो भैया पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। भूगोल का मतलब होता है मैपिंग, अगर आप मैपिंग कर दोगे तो बहुत परफेक्ट नंबर मिलेगा। आपको मानचित्र मिलेगा संसार का तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से देख के छोटा सा संसार का मैप बना के उसमें देशों का नाम दर्शा दीजिए, एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर आपको दे देगा। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसका अथवा करके दिया रहता है, चाहे आप ये कर सकते हो चाहे अथवा करके जो दिया रहे वो भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। इसमें अथवा करके दिया कि भारत में जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन करना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ये आता है आपको तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप ये कर सकते हैं। मैं दोनों का आंसर आपको बता दूंगा, जो भी आपको उचित लगे आप पेपर में आएगा तो आप उसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से क्वेश्चन जो है आपकी शुरुआत हुई है। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं पहले से लिखने का तरीका। सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए, लिखेंगे कि लौह इस्पात उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी जो लौह इस्पात उद्योग होते हैं वो कहाँ स्थापित होते हैं और क्यों स्थापित होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला कारण है कच्चे माल। ठीक है, जो कच्चा माल है यानी जो वस्तु बनानी है, अगर आपको जो है पनीर बनानी है, ठीक है, पनीर बनानी है तो आपको दूध मिलना चाहिए, दूध आपके पास होना चाहिए तभी पनीर बन पाएगा। तो जहाँ पे दूध आसानी से मिल जाए, जैसे डेयरी होता है या मार्केट में आप जाएंगे वहां पे मिल जाएगा, तो आपके पास अगर सुविधा ना हो तो क्या आप पनीर बना पाएंगे? दूध नहीं होगा तो क्या पनीर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब एक कच्चे सामग्री हमारे पास होने चाहिए। वही बात यहाँ पे कहा गया है, जिन क्षेत्रों में कच्चे माल आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं वहां जो है इस्पात उद्योग प्रभावित होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखेंगे इसमें लौह अयस्क के लिए कोयला, चूना पत्थर जैसे कच्चे माल का जो है ये होना चाहिए। अगर इनकी निकटता है, पास पास में मिल जाते हैं तो वहां ज्यादा उद्योग स्थापित होते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें, भारत में जमशेदपुर, ठीक है, झारखंड में पड़ता है,
और यहाँ पे जहाँ पे लौह अयस्क आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे दूसरा पॉइंट, इसमें ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत मतलब क्या, जहाँ पे एनर्जी, यानी अगर आपको जो उद्योग है जहाँ पे स्थापित हुआ है, अगर वहाँ बिजली की सुविधा ना हो तो क्या वहाँ पे मशीनें चल पाएंगी? मशीनें जब नहीं चल पाएंगी, क्या वहाँ पे उद्योग स्थापित होगा? नहीं होगा। तो ऊर्जा के स्रोत होना चाहिए, यानी उद्योग में भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए कोयला, बिजली, गैस की निकटता होना जरूरी है। इस ऊर्जा के स्रोत में आप यहाँ पे विद्युत भी लिख सकते हो। ठीक है, विद्युत की आवश्यकता। उदाहरण के तौर पे बात करें, दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर आपका इसके पास में कोयले के भंडार मिलता है, तो यहाँ पे आसानी से स्थापित हो जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता कहते हैं या फिर जल स्रोत कहते हैं, दोनों पॉइंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी पानी जो है, बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता भी होती है। इनको चलाने के लिए जैसे मशीन होता है, मशीन चलते चलते गर्म हो जाती है, क्योंकि चलता रहता है कंटिन्यू, तो गर्म हो जाती है। उसको कूलिंग करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वो भी स्वच्छ जल का। तो जल जहां आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, वहां ये जो है उद्योग स्थापित होते हैं। जैसे जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ से आसानी से पानी मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे टाटा जमशेद जो कंपनी यहाँ पे स्थापित हुई है। आगे बात करते हैं परिवहन की सुविधा। परिवहन की सुविधा ये है कि मान लीजिए आपने कंपनी खोल दिया है, कंपनी में उत्पादन हो रहा है कोई वस्तु, और वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन के साधन ना हो, तो फिर क्या सामान आप जो बनाए हैं वो मार्केट तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। जब मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगा तो क्या बिक्री हो पाएगी? बिक्री नहीं हो पाएगी। जब बिक्री नहीं हो पाएगी तो घाटा हो जाएगा भैया। सिंपल सी बात यह है कि परिवहन के साधन होने चाहिए। इसमें लिखेंगे कच्ची माल और तैयार उत्पाद को ढुलाई, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे पोर्ट होते हैं, पोर्ट मतलब पत्तन, बंदरगाह जिसे कहते हैं, ये उद्योग आधारित, जैसे विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम से जो है वो विदेशों में वहां से सप्लाई कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि परिवहन की सुविधा होनी चाहिए। आगे है बाजार की उपलब्धता। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप सामान बना दिए हैं तो बेचेंगे कहाँ? मार्केट में। तो बाजार ही नहीं रहेगा तो फिर क्या सामान बिकेगा? नहीं बिकेगा। इसलिए बाजार का होना जरूरी है। तो जो इस्पात की मांग होती है उसके लिए उद्योग होना जरूरी है, मतलब कि मार्केट होना जरूरी है। जैसे अमेरिका और चीन बड़ी बाजार हैं, यहाँ आसानी से चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। तो दोस्तों ये सब क्या है? ये सब उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन कारकों को आप लिख के अपने शब्दों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर समझ जाएंगे तो लिख ले जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अब इसके विश्व में लौह इस्पात के वितरण कौन कौन से। दोस्तों यहाँ पे देखिए चीन है, तो दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो चीन माना जाता है। इसमें कुछ क्षेत्र हैं जैसे शांसी है, हेनान है। ठीक है, ये क्षेत्र हैं, ये आपके इसमें आप लिख सकते हो। तो अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, आप सिर्फ चीन लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए भारत में जो है इसके प्रमुख क्षेत्र जो है जमशेदपुर है, दुर्गापुर है, भिलाई है। यहाँ पे लौह इस्पात जो है संयंत्र उत्पादन किए जाते हैं। वहीं बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में ग्रेट लेक्स जो झील है वहाँ पे पिट्सबर्ग है, यहाँ पे जो है उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जापान की अगर बात करें तो जापान में जो है यहाँ पे जो है कच्चा माल आयात करता है और उसका उत्पादन करता है। योकोहामा, ओसाका, ये ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो जापान में यहाँ पे लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए हैं। तो इस प्रकार से आप देशों का नाम लीजिए, 4 देश यहाँ मैंने लिखा है, और यहाँ पे इनको जो है संसार का मानचित्र बना के ठीक है आप उसको दर्शा देंगे तो बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन जो दिया था उसको भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए भारत की जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय संगठन को बताना है। देखिए यहाँ पे संगठन लिखा है, संगठन और संगठन में अंतर होता है। ठीक है, क्या अंतर होता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे लिखा है संगठन, ठीक है, संगठन लिखा है, तो संगठन और संगठन, यहाँ पे बात करते हैं संगठन की।
दोनों का मतलब होता है समूह, संगठन और संगठन का दोनों का मतलब समूह होता है। लेकिन अंतर इतना होता है कि जो संगठन होता है ना, इसमें किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक भाषा, किसी एक क्षेत्र की बात होती है। जैसे अगर बात करें, आप सभी लोग 12 में हैं, ठीक है, आप सभी लोग 12 में हैं, लेकिन आपके स्कूल में सिर्फ 12 के बच्चे तो नहीं पढ़ते होंगे ना, सभी क्लास के बच्चे पढ़ते होंगे, 1 से लेकर 12 तक, या फिर जो है 6 से लेकर 12 तक। कहने का मतलब है कि जब आपके स्कूल की बात की जाए तो स्कूल में कई सारे बच्चे पढ़ते हैं और हर क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या है, वो संगठन के अंतर्गत आता है। आपके सिर्फ बच्चों का जो 12 के बच्चे हैं, उन 12 के बच्चों को जो समूह है उसे हम संगठन कहते हैं, क्योंकि वो एक ही क्लास में रहते हैं, तो एक उनका विशेष जो है क्षेत्र हो जाएगा। और जो पूरा संगठन होता है, वो संगठन पूरे के पूरे, उसमें कई प्रकार के जाति के लोग, कई प्रकार के धर्म के लोग, कई प्रकार के क्षेत्र के लोग, कई प्रकार की भाषा के लोग रहते हैं। ये पूरा का पूरा संगठन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, दोस्त, जो दोस्तों का समूह होता है, उसमें ऐसा तो नहीं होता कि एक ही जाति के दोस्त होते हैं, उसमें कई सारे जाति के दोस्त होते हैं। तो कई सारे जाति के दोस्त जो होते हैं उन्हें संगठन कहा जाता है। अगर किसी एक ही जाति के दोस्त हो तो उन्हें संगठन कहा जाता है। ठीक है, आई होप दोनों में अंतर समझ में आया होगा। अब इनको समझ में आ गया होगा तो आसानी से उसको हम क्लियर कर लेंगे। अब बात करते हैं, पहले ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग नगरीय के बारे में। ठीक है, देखिए ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पे अगर संख्या की बात करें, 2021 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 65% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। लगभग 65% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो देखिए, कृषि करना, खेती करना मुख्य विशेषता। गांव में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं। संबंधित गतियां निर्भर होती हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, आप इन सेंटेंस को ना याद करके आप इतना लिख लीजिए कि इनका जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इनका जो मुख्य काम होता है वो काम क्या होता है? कृषि करना। बस इतना ले देंगे तब भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना अधिक पारंपरिक होती है। सामाजिक संरचना अधिक पारंपरिक का मतलब क्या? जो समाज होता है, जो वहां पे समाज होती है, वो पुरानी परंपराओं को लेकर चलती है। जैसे कि अंधविश्वास, बहुत सारी चीजें होती हैं समाज में, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी भी किसी को सांप काट लेता है तो लोग झाड़ फूकने में लग जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी उसी को लोग अपनाते हैं। तो ये समस्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो ग्रामीण क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से राज्यों में बड़ी ग्रामीण आबादी देखने को मिलती है। यहाँ पे ज्यादातर गांव के लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं नगरीय जनसंख्या में। तो नगरीय जनसंख्या में 35% लोग लगभग आपके शहरों में निवास करते हैं। लेकिन नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। अब लोग गांव से पलायन कहाँ कर रहे हैं? नगर की तरफ। लोग अब गांव से नगर की तरफ पलायन कर रहे हैं। क्यों जा रहे हैं नगर की तरफ? क्योंकि नगर में सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को। तो जहां इंसान को सुविधा मिलेगी वहां इंसान जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बात करें इसकी मुख्य विशेषता क्या है। मुख्य विशेषता यह है कि गांव में, सॉरी, शहरों में जो है औद्योगिक क्षेत्रों में या सेवा क्षेत्रों में लगे रहते हैं। ठीक है, और उसमें बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर मिल जाते हैं, इसीलिए नगर में लोग रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण के तौर पे बात करें, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में यहाँ पे लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं आसानी से लोगों को मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 24 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक और भारत में जनसंख्या वितरण के विवरण प्रस्तुत कीजिए। भारत में जनसंख्या, कहीं कम जनसंख्या पाई जाती है, जैसे मान लो ए स्थान है, कहीं ज्यादा पाई जाती है तो कहीं कम पाई जाती है। जैसे यूपी की बात करें, यूपी में सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। क्यों? दूसरी बात, वहीं पे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सिक्किम की बात करें, यहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? क्या कारण है कि जनसंख्या हमें कहीं ज्यादा कहीं कम देखने को मिलती है? वही चीज यहाँ बताना है। तो उत्तर लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, कारक में कौन से? भौगोलिक कारक। तो हेडिंग बना लेंगे, लिखेंगे पहला कारण जलवायु। ठीक है, देखिए
अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान यूपी के लगभग बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, तो यहाँ पे आबादी का बसाव ज्यादा देखने को मिलता है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो आप मान लीजिए जहां पे अधिक शीत यानी जहां पे अधिक ठंड पड़ती है, क्या आप वहां रहना पसंद करोगे? जहां भयानक ठंड पड़ी, बर्फबारी हो हमेशा, क्या वहां रहना पसंद करोगे? आपका जवाब होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि अगर जहां अधिक गर्म पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़े, हमेशा गर्मी पड़े, क्या आप रहना पसंद करोगे? नहीं। लेकिन जहां पे शीतोष्ण जलवायु हो यानी थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी, थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी, तो लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वही जहां पे अनुकूल जलवायु होगी, अनुकूल का मतलब थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी, तो वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। जैसे गंगा का मैदान है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आबादी ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, मिट्टी की उर्वरता। देखिए सिंपल सी बात है कि इंसान जब इस दुनिया में आया था तो कृषि करना सीखा धीरे धीरे, तो कृषि करना उसकी एक तरह से प्रवृत्ति बन गई, और मिट्टी की उर्वरता यानी उपजाऊ भूमि होगी तो लोग वहां पे रहना पसंद करेंगे। कहीं पे अगर बंजर भूमि होगी तो लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय खेती करना होता है। तो कृषि योग्य जो भूमि होती है वहां जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। और यूपी के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है, तो भाई यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है आराम से, तो इसका मतलब ही जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं जल स्रोत। जल स्रोत की बात करें, देखिए सब में एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा ताकि आप आसानी से चीजों को समझ पाएं। ठीक है, उदाहरण मैंने लिख दिया है ताकि आप इसे अच्छे से लिख पाए अपने कॉपी में। जल स्रोत की बात करें तो नदियों के आसपास जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। अच्छा, नदियों के पास जनसंख्या अधिक क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि अगर आप कोई भी सभ्यता उठा के देखिए, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये जो सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताएं देखोगे तो किसी न किसी नदी के तट पर बसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां लोगों को आसानी से जल आसानी से मिल जाता था, इसीलिए लोग नदियों के तट पर बसना शुरू किए थे। तो इस प्रकार से जो नदी के स्रोत होते हैं, नदी पानी का स्रोत होता है, इस प्रकार से वहां पे जनसंख्या दबाव यानी घनत्व ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या दबाव ज्यादा देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है भौतिक कारण। भौतिक कारण क्या है? जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे मानव की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। जैसे हिमालय क्षेत्र है, राजस्थान का मरुस्थल है, यहाँ पे मरुस्थल क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे जब लोगों की आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो पाएंगी तो वहां पे सिंपल सी बात है, कौन रहना चाहेगा? कोई रहना नहीं चाहेगा। ठीक है, आगे देखिए। अब इसका अगला हेडिंग बनेगा भारत में जनसंख्या के वितरण के क्या कारण है। ठीक है, मतलब जिससे कैसे किस प्रकार से फैले हुए हैं ये हमें देखना है। तो देखिए, उच्च जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, गंगा के मैदान है, कोस्टल क्षेत्र है, कोस्टल तटीय क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उच्च जनसंख्या देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन क्षेत्रों में जो है जनसंख्या कम देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कच्चे माल पर आधारित उद्योग की विवेचना कीजिए, अथवा करके भी क्वेश्चन दिया रहता है, इसको भी देख लेते हैं। तो कच्चे माल पर आधारित जो उद्योग होते हैं इनको समझना है, तो हेडिंग बन जाएगा कच्चे माल पर आधारित उद्योग। ठीक है, तो कच्चे माल उद्योग होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं। तो कच्चे माल वो उद्योग होते हैं जो हमें प्राकृतिक संसाधन से प्राप्त होते हैं, जैसे नीचे आपको दिखाई देगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक एक करके समझते हैं इसको। तो पहला पॉइंट आपके सामने यहाँ पे है, परिभाषा मैंने आपको बता दिया कि वे उद्योग जो प्राकृतिक संसाधनों को कच्चा माल के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, तो देखिए पहला है खनिज पर आधारित उद्योग। तो जो पहला है वो खनिज पर आधारित उद्योग है, इसमें लिखेंगे लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग। देखिए जब हमें लौह अयस्क खुदाई में प्राप्त होता है, खनिज मतलब खुदाई में जो हमें प्राप्त होता है लौह अयस्क, जब लौह अयस्क प्राप्त होता है तो उसी से लोहा इस्पात बनाया जाता है। जब हमारे पास बॉक्साइट होता है तो उसी बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम जो है यहाँ पे बनाया जाता है। इसके बाद कृषि आधारित उद्योग।
कृषि में क्या मिलता है, कृषि में अगर कपास नहीं होगा, जूट नहीं होगा, तो इससे जो है अन्य वस्त्र जो है वो सब बन नहीं पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे कपास, जूट, ये सब कृषि उत्पाद हैं। रबड़, जैसे रबड़ उद्योग है, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके महत्व की बात करें तो महत्व में देखिए, इसमें यह है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलता है और आर्थिक विकास में योगदान होता है। 2 पॉइंट मैंने लिखा है, और भी आप इसमें लिख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, आर्थिक विकास में योगदान होता है, सामाजिक विकास में जो है योगदान होता है, राजनीतिक विकास में योगदान होता है। इस प्रकार से आगे पॉइंट ऐड कर सकते हैं। वही बात करें इसके उदाहरण में, तो उदाहरण दे सकते हैं कृषि आधारित उद्योग में कपड़ा, चीनी, तेल, ये सब कृषि आधारित उद्योग माने जाते हैं। ठीक है, आगे है खनिज पर स्टील, सीमेंट, ये सब खनिज आधारित उद्योग माने जाते हैं। अगला है वन आधारित उद्योग, जिसमें कागज, फर्नीचर, ये सब वन पे आधारित उद्योग होते हैं। तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। अब वहीं पे क्वेश्चन आपका आता है मानचित्र का, तो फटाफट मानचित्र का एक बार देख लेते हैं कैसे आपको मानचित्र को प्रदर्शित करनी है। तो देखिए, मानचित्र में इसमें लिखेंगे भारत में दिए गए रेखा मानचित्र का, यानी भारत का रेखा मानचित्र आपको दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन जो है को पूछेगा, तो जो है उसका आंसर आपको देना होगा। सही नाम भरेंगे और सही जगह भरेंगे तो जो है आपको 1 नंबर जाके पूरा मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन है कि पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह बताना है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कोई एक बंदरगाह बतानी है। तो भारत का ये इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये देखिए पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट हो जाएगा। ठीक है, इधर पूर्वी तट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मिलेगा बंदरगाह तूतीकोरिन, यहाँ मिलेगा चेन्नई, यहाँ मिलेगा विशाखापट्टनम, पारादीप, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में तो कोई एक पत्तन आपको भरनी है, इसको भर लेंगे अभी। अगला यहाँ पे टॉपिक है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का आणविक संयंत्र। तो उत्तर प्रदेश का जो आणविक संयंत्र है, यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात हो रही है, तो नरौरा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नरौरा कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में पड़ता है, मेरठ के पास में है। अभी भर के भी दिखाऊंगा मानचित्र। ठीक है, आगे देखिए, बिहार का तेल शोधन कारखाना एक पूछा है। तो देखिए, बिहार का तेल शोधन कारखाना आप ध्यान रखिएगा बरौनी। ठीक है, तो बरौनी भैया आप ध्यान रखिए अपना, बरौनी, यहाँ पे लिख लेते हैं बरौनी। ठीक है, ये आपका बरौनी जो है बिहार में पड़ता है, ये तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, यहाँ पे बरौनी में। इस प्रदेश की राजधानी पूछा है, किस प्रदेश की राजधानी, इस प्रदेश की भैया जिस प्रदेश में आप रहते हैं, जिसका पेपर दे रहे हैं, यूपी बोर्ड। ठीक है, तो यूपी की राजधानी आप सभी को पता है, लखनऊ। ठीक है, आगे बात करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सभी को पता है यूपी। आइए इसको मानचित्र में भर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक आपको ब्लैंक मानचित्र यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था इसमें कि पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह भरनी है। तो मानचित्र में यहाँ पे देखिए, ये है आपका पूर्वी तट, तो यहाँ पे कोई मानचित्र मतलब भरना है। तो यहाँ पे जो ये टर्निंग पॉइंट है ना, जो मोड़दार है, यहीं पे इसके थोड़ा सा नीचे आप यहाँ पे चेन्नई भर दीजिए। चेन्नई जो है एक बंदरगाह है, तो आप यहाँ पे भर दी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा, जैसे मान लीजिए 10 का फर्स्ट है, तो यहाँ पे 10 का फर्स्ट आप लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखेंगे और इस प्रकार से यहाँ पे हल्का सा गोला करके पूरा नाम लिख देंगे, बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ये सही तरीका है मानचित्र भरने का, ऐसे ही मानचित्र भरा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करें, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का आणविक संयंत्र पूछा है। तो इसको भी कैसे भरेंगे, ऐसे मानचित्र मिलेगा तो उसका लोकेशन आप यहाँ पे देख लेंगे। ये जो टर्निंग पॉइंट आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है और यही नेपाल का जो मोड़ है, यही आपको ध्यान रखना है। जस्ट इसी मोड़ के सामने यहाँ पे पड़ेगा दिल वालों की दिल्ली। ठीक है भैया, दिल्ली ध्यान रखेंगे, ये लैंडमार्क समझ जाइए। इसी के सामने जस्ट ऐसे तिरछा यहाँ पे दिल्ली पड़ेगी और यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली के जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप बुलंदशहर में नरौरा यहाँ पे आप भर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भर दीजिए नरौरा। और क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 10 का सेकेंड है, तो यहाँ पे 10 का आपको सेकेंड ऐसे भर देना है। पेन से ही भरना है, ध्यान रखेंगे, पेन से ही मानचित्र भरा जाता है। सही तरीके से अच्छे से स्पष्ट करके पेन से ही भर दे, पेंसिल से मत भरिएगा। ठीक है, दिक्कत हो जाती है, पेंसिल से कोई मिटा उटा देगा या फिर जो है धुंधला दिखाई देगा तो स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पेन से भरा जाता है मानचित्र। ठीक है, पेंसिल से नहीं भरना है, आपको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे आगे है बिहार का जो है तेल शोधन कारखाना। तो बिहार का तेल शोधन कारखाना यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये आपका इतना बड़ा जो है ये नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है
ये आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेपाल का आधा जो हिस्सा ये यूपी का बॉर्डर टच करता है और आधा हिस्सा बिहार का बॉर्डर टच करता है। ये एक तरह से लैंडमार्क हो जाएगा। तो अब क्या करना है, आपको बिहार में भरना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आप भर दीजिए बिहार में। ठीक है, और अब जगह नहीं है तो वहाँ पे एरो बना के इस प्रकार से यहाँ पे लिख दीजिए बरौनी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख दीजिए, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो लिखेंगे, मान लीजिए 10 का ये थर्ड है तो यहाँ पे 10 का थर्ड जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा वो भर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, इस प्रदेश की राजधानी और यहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है। तो इस प्रदेश की राजधानी देखिए बीचों बीच जो है आपकी यहाँ पे राजधानी, यहाँ पे बीचों बीच आपको भर देना है लखनऊ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लखनऊ। और जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, यूपी में। तो आपको यूपी यहाँ पे भर देना है, क्वेश्चन नंबर डाल देना है, बस काम आपका ओके हो जाएगा भैया। ठीक है, अब बात करते हैं संसार का। तो देखिए संसार का जो है ऐसे देखे क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन है कि चीन का एक प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र बताना है। अगर आपको कोयला उत्पादक क्षेत्र पता है कौन सा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मानचित्र में चीन भर दीजिए। इस प्रकार से सादा पूरा ब्लैंक आपको चीन मिलेगा, मतलब कि मानचित्र मिलेगा। ठीक है, अब मानचित्र में चीन नहीं पता कहाँ है तो देखिए लैंडमार्क। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये भारत है। ठीक है, ये भारत है। तो जस्ट भारत के ऊपर यहाँ पे चीन है। तो यहाँ पे आपको जो है चीन भर देना है इस प्रकार से। जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा, गोला नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पे मान लो 20 का है, 20 का फर्स्ट है तो 20 का फर्स्ट यहाँ पे ले देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भरना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए यूरोप में लोहा इस्पात उद्योग का एक प्रमुख देश बताना है। यूरोप में लोहा इस्पात उद्योग का प्रमुख एक देश बताना है। तो कोई भी एक देश भर सकते हैं, जर्मनी भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो है आपका पूरा यूरोप है। ठीक है, ये यूरोप है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप ऐसे करके यहाँ पे लिख दीजिए जर्मनी। ठीक है, यहाँ पे आप भर दीजिए जर्मनी। संसार में थोड़ा दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन अगर आ जाता है तो इस प्रकार से भर देंगे। तो इस प्रकार से जो है जर्मनी लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर जरूर डाल देंगे जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, आगे इसके बाद देखिए अगला पॉइंट इसमें है एक प्रमुख सूती कपड़ा उद्योग बताना है। तो आप भारत का लिख सकते हैं, कोई भी एक क्षेत्र ले सकते हैं। सूती कपड़ा उद्योग चीन का लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भारत का अगर मैं लिख दूं यहाँ पे तो भारत आपको आसान होगा भरने में, यहाँ भारत लिख दीजिए, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, नेक्स्ट है एशिया में एक रोपड़ जो है, रोपड़ कृषि वाला देश का नाम बताना है। रोपड़ कृषि का मतलब होता है जो बागानों में की जाती है, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए की जाती है, उसे रोपड़ कृषि के नाम से जानते हैं। तो रोपड़ कृषि भैया होता है आपका चीन में भी होता है, इंडोनेशिया में होता है, भारत में भी होता है। तो ये देखिए जो ये वाला क्षेत्र है ये इंडोनेशिया है और ये भारत है, ऊपर यहाँ पे चीन है। तो इन तीनों में से कोई एक नाम भर देंगे तब भी काम आपका हो जाएगा। ये इंडोनेशिया है। ठीक है, तीनों में से कोई एक देश का नाम भर देंगे। इसके बाद है यूरोप में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है। तो देश का नाम जो है नॉर्वे है। नॉर्वे पड़ता है भैया आपका यहाँ पे देखिए, ये लैंडमार्क ध्यान रखिएगा, टर्निंग पॉइंट ये घुमावदार है जो ना, ये ऊपर वाला पॉइंट, ये ऊपर वाला यही जो है आपका नॉर्वे है। तो यहाँ पे जो है आप नॉर्वे ऐसे भर दीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, बस काम हो जाएगा। इस प्रकार से जो है मानचित्र पूरा भर लेंगे। ध्यान रखिएगा एक भी क्वेश्चन दोस्तों छोड़ना नहीं है, चाहे आए या ना आए फिर भी कुछ ना कुछ बना के लिखना है। अगर कुछ लिख देंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आप कुछ लिख कर आइए, नहीं आता है बना कर लिखिए, कुछ ना कुछ जरूर लिखिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लिख कर आइए। सादे पन्ने पर कोई नंबर नहीं देता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर कुछ लिख कर आएंगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए आई होप को पूरा आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।